हेलो विद्यार्थियों, आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे। इसके अंतर्गत हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, उससे जुड़े हुए तथ्य और द्रव्य तरंगे, इन सभी का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि जब किसी धातु पर उचित आवर्ती का या कह लीजिए उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। यदि इस व्यवस्था को किसी विद्युत परिपथ में हम व्यवस्थित करें तो इन फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण आपकी धारा भी बहती है, जिसको हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो ये घटना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। सामान्यतः जितनी भी धातुएं हैं वो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को दर्शाती है, लेकिन कुछ क्षारीय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, इंडियम आदि ये साधारण प्रकाश की उपस्थिति में भी प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाती है। तो ये एक सामान्य परिभाषा हो गई प्रकाश विद्युत प्रभाव की, या कह लीजिए परिचय हो गया, सामान्य परिचय प्रकाश विद्युत प्रभाव का। अब हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन प्रारंभ करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का। तो उससे पहले हमें जानना होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं धातुओं में या सुचालकों में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धातु के अंदर या कह लीजिए उसकी पृष्ठीय सीमा के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं या विचरित होते हैं। ठीक है। मूल रूप से धातुओं के अंदर जो अणुओं के बाह्यतम कक्ष हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल काफी कम हो जाता है। इस कारण जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे संपूर्ण धातु में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, लेकिन उसके पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं जाते। ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद बात करें हम कार्यफलन की, तो अभी हमने बात करी कि हम जानते हैं कि धातुओं में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये संपूर्ण धातु में विचरण करते रहते हैं। और विचरण करते हुए भी एक चीज ये रहती है कि प्रति एकांक आयतन में इनकी संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। अब ये स्वतंत्र रूप से विचरण तो करते रहते हैं, लेकिन पृष्ठ को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है। पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं जाते, क्योंकि जिस स्थान से अगर ये बाहर निकलने का प्रयास करेंगे वो भाग धनावेशित हो जाएगा और इसको पुनः धातु के अंदर आकर्षित कर लेगा। यानी कि जो धातु की पृष्ठीय सीमा है वो इनके लिए एक विद्युतीय अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है। जिसको हम पृष्ठीय अवरोध कहते हैं। अब इस पृष्ठीय अवरोध को समाप्त करने के लिए हमें किसी बाह्य स्रोत द्वारा या बाह्य सोर्स द्वारा इनको ऊर्जा प्रदान करनी होती है, अतिरिक्त ऊर्जा। ठीक है। तो वो न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जिसे प्रदान करने पर इलेक्ट्रॉन धातु से ठीक बाहर आ जाए, यानी कि उनकी गतिज ऊर्जा शून्य हो, तो ठीक बाहर आ जाए, इसको हम बोलते हैं, इस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन। दर्शाते हैं फाई नोट से या इसको दर्शाते हैं हम डब्लू नोट से। ठीक है। और जो इसका मात्रक होता है उसको दर्शाते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है। फाई नोट किसके बराबर होता है? ये होता है एच न्यू नोट। ये आपको आगे पढ़ाएंगे, आगे सूत्र ये स्थापित करेंगे। ठीक है। और जो इसका मात्रक होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻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 ⁻
उस धातु की पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर आप अलग अलग धातुएं लें तो उनके लिए कार्यफलन का मान भी अलग अलग होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन की। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में जब आप धातुओं को उचित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश प्रदान करते हैं तो धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त रूप से गमन कर रहे थे धातुओं के अंदर, वे उचित आवर्ती का प्रकाश या कह लीजिए अतिरिक्त प्रकाशीय ऊर्जा प्राप्त कर धातु से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे मूल रूप से बात आई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, अब हम इसकी बात करते हैं विस्तार पूर्वक। ठीक है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना या धातु के पृष्ठ से बाहर निकलना, पृष्ठीय सीमा को समाप्त कर, पृष्ठीय अवरोध को समाप्त कर, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन।
और ये विभिन्न प्रकार से हो सकता है, मुख्यतः 4 प्रकार इनमें माने जाते हैं। सबसे पहला होता है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, इसमें क्या होता है, हम धातुओं को गर्म करते हैं, यानी कि उसको ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धातु के पृष्ठ से बाहर आ जाते हैं, तो ये उत्सर्जन कहलाता है तापायनिक उत्सर्जन। उसके बाद दूसरा उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको समझा भी चुके हैं कि जब धातुओं पर उचित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे इस ऊर्जा को ग्रहण कर धातु के पृष्ठ से बाहर आ जाते हैं। तो इस उत्सर्जन को बोलते हैं हम प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तीसरा होता है आपका द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन में क्या होता है, हम उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों का ही उपयोग करते हैं। किसी धातु पर अगर उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाए तो हम इससे टकराएंगे और अपनी अतिरिक्त ऊर्जा किसको दे देंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देंगे। वो ग्रहण कर धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातु से बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार के उत्सर्जन को बोलते हैं हम द्वितीयक उत्सर्जन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ही उपयोग कर, द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों का उपयोग कर इसमें आपका इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया जा रहा है। इसके बाद चौथा प्रकार होता है क्षेत्र उत्सर्जन, या इसको बोलते हैं हम शीत कैथोड उत्सर्जन। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा नहीं दी जाती। इसमें क्या किया जाता है कि धातु पर परबल विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। ठीक है, जिसका मान लगभग 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, अब प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। ठीक है, ये ऋणावेशित कण होते हैं, तो जिस कारण इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा यानी कैथोड की ओर उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो ये धातुओं से बाहर आ जाते हैं प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण। तो इस कारण इसको कहा जाता है क्षेत्र उत्सर्जन, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण ये उत्सर्जित हो रहे हैं। और तीसरा या इसको कहा जाता है शीत कैथोड उत्सर्जन, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की आप ऊष्मा नहीं दे रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं। इस पार्ट में जो विस्तार पूर्वक अध्ययन है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव का है, तो हम इसी का अध्ययन करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है वो आपको समझा चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का। तो उसके प्रायोगिक अध्ययन के लिए हम चित्रानुसार व्यवस्था करते हैं। ये प्रायोगिक व्यवस्था है और उसके अनुसार हम अध्ययन करेंगे। इसमें क्या करते हैं, हम कांच या क्वार्टज की एक निर्वातित नलिका लेते हैं। ठीक है, इसमें कैथोड लेते हैं और कैथोड पर प्रकाश संवेदी धातु का लेप चढ़ा देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आसानी से हो सके। ठीक है, यह एनोड होता है। ठीक है, और इसको दिक् परिवर्तक से जोड़ते हैं, क्योंकि विभव की दिशा विभव का परिवर्तित करना होता है, तो उसके लिए हम दिक् परिवर्तक को प्रयोग करते हैं। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉनों को अगर परिपथ में प्रयुक्त करें तो इनके कारण धारा बहती है, उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विभव जो आप दे रहे हैं या आरोपित कर रहे हैं कैथोड के सापेक्ष एनोड पर, उसको मापने के लिए हम वोल्ट मीटर, विभव के मान को परिवर्तित करने के लिए विभव विभाजक, ये बैटरी और ये कुंजी परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए ये व्यवस्था करते हैं। अब हम इसका 3 चरणों में अध्ययन करते हैं। 3 चरण कौन कौन से हैं। पहला चरण हम क्या करेंगे, जो कैथोड पर आपतित प्रकाश पुंज है उसकी आवर्ती और तीव्रता समान रखेंगे। आवर्ती तीव्रता समान रखते हुए विभव के साथ प्रकाश विद्युत धारा के मान में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। दूसरी अवस्था में हम आवर्ती को नियत रखेंगे। ठीक है, तीसरी अवस्था में हम तीव्रता को नियत रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये अध्ययन करेंगे। आज हम केवल एक अध्ययन कर रहे हैं, पहला अध्ययन। इसमें हम आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवर्ती को नियत रखते हुए प्रकाश विद्युत धारा का विभव के साथ परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। और आप ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आपतित प्रकाश की आवर्ती उचित आवर्ती से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रकाश आपतित किया जा रहा है इसकी आवर्ती उचित आवर्ती से अधिक है। ठीक है, ये आप मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हम पहला अध्ययन करते हैं, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। हम इसका अध्ययन करते हैं। तो हम जिस तरह से आपको चित्र में दर्शाया वो प्रायोगिक व्यवस्था कर लेंगे और हम कैथोड के सापेक्ष एनोड को पॉजिटिव चार्ज देंगे, यानी कि धन विभव देंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि कैथोड पर उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है।
जिससे कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड के पास इकट्ठे होते रहते हैं, यानी कह लीजिए एक अंतराकाशीय आकाश बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एनोड को कैथोड के सापेक्ष धन विभव या उच्च विभव देते हैं, जिस कारण ये फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर चलने शुरू हो जाते हैं और ये अंतराकाशीय आकाश धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। ठीक है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर पहुंच रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। ठीक है, यानी कि परिपथ से प्रकाश विद्युत धारा बहना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे एनोड पर जो धन विभव दिया है उसके मान में वृद्धि करते जाते हैं। ठीक है, तो अंतराकाशीय आकाश का मान कम होता चला जाता है और कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड पर अधिक संख्या में पहुंचने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे विभव बढ़ाते जाएंगे इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। अब एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि अगर आप धन विभव बढ़ा रहे हैं तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले सभी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच रहे होंगे। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो वहां पे रुका होगा। जितने भी उत्सर्जित हो रहे हैं वो सभी के सभी आपके एनोड पर पहुंच रहे होंगे। तो इस अवस्था में जो आपकी प्रकाश विद्युत धारा है वो अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती है, या कह लीजिए संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इससे आगे अगर आप विभव के मान में वृद्धि करते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो ये संतृप्त धारा कहलाती है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कैथोड के सापेक्ष एनोड को जो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया उसको धीरे धीरे कम करते हुए हम ऋण चार्ज दे देते हैं, यानी कि अब हम उसकी दिशा बदल रहे हैं। वो दिक् परिवर्तक की सहायता से करते हैं। पहले धन विभव को कम करेंगे, जीरो कर देंगे, और उसके बाद उसकी दिशा बदल देंगे, यानी कि उसको अब ऋण विभव देंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप धन विभव कम करेंगे तो पहली वाली अवस्था यानी कि विपरीत अवस्था प्राप्त होती जाएगी। फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी जो एनोड पर पहुंच रहे होंगे, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा का मान घटता जाएगा। और जैसे ही आप उसका मान यानी कि एनोड को कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव देंगे, यानी कि आपके विभव की दिशा बदलेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जो एनोड है वो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा, क्योंकि कैथोड से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों पर भी ऋण चार्ज है और एनोड पर भी आपने ऋण चार्ज दे दिया है। ठीक है, अब वे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने शुरू होंगे, वे फोटो इलेक्ट्रॉन आपके जो कैथोड से उत्सर्जित है एनोड से प्रतिकर्षित होना शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अब भी एनोड पर पहुंच रहे होंगे, जिस कारण प्रकाश विद्युत धारा का मान यहां पर शून्य नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि एनोड को जो हमने ऋण विभव दिया है उसके मान में धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। तो उसके मान में जैसे जैसे ऋण विभव के मान में आप धीरे धीरे वृद्धि करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो एनोड पर पहुंच रहे थे वो कम हो जाएगी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन अधिक प्रतिकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा का मान कम होगा। अब यही प्रक्रिया आप आगे बढ़ाते रहें तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि एक ऐसे ऋणात्मक विभव के लिए जिसको हम ऋणात्मक विभव के लिए कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच रहा होगा। ठीक है, इस अवस्था में जो विभव आपने आरोपित किया ऋण विभव उसको बोलते हैं हम आपका अंतक विभव या निरोधी विभव, दर्शाते V नोट से हैं। ठीक है, और इस विभव पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच रहा होता है, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए कि जो आपका ऋणात्मक विभव है वो मंदन विभव की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब इस अवस्था में जब एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच रहा है, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य है। ठीक है, तो इस अवस्था में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम निरोधी विभव के प्रतिकर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। उसको दर्शाते हैं हम के मैक्सिमम से, और के मैक्सिमम बराबर किसके होता है, ई वी नोट। ये ऋण विभव के द्वारा जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं के मैक्सिमम बराबर किसके, 1/2 m वी मैक्सिमम का वर्ग, और ये बराबर किसके, ई वी नोट, जहाँ पे वी मैक्सिमम अधिकतम वेग है इलेक्ट्रॉन का। अब इस पूरे अध्ययन का अगर हम ग्राफीय अध्ययन करें या ग्राफीय निरूपण करें तो ये इस तरह से आएगा कि हम ये एक्स अक्ष के अनुदिश ले रहे हैं विभव, ठीक है, और वाई अक्ष के अनुदिश हम ले रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा। तो जैसे जैसे आप धन विभव के मान में वृद्धि करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं उनके लिए
तो उनकी संख्या बढ़ेगी एनोड पर पहुंचने की, और प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होगी, और एक अवस्था में वो संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। BC इस संतृप्त अवस्था को ही दर्शाता है। इससे आगे आप विभव कितना भी बढ़ाते चले जाएं, प्रकाश विद्युत धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी। अब यदि हम धन विभव के मान को कम करते हुए और धन के स्थान पर एनोड को अब ऋण विभव दें तो प्रकाश विद्युत धारा का मान कम होता है, लेकिन ये जीरो नहीं होता यहाँ पर। क्यों नहीं होता? क्योंकि उच्च ऊर्जा वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अब भी एनोड पर पहुंच रहे होते हैं, जिनके कारण परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बनी रहती है। अब जैसे जैसे आप ऋण विभव का मान बढ़ाएंगे, यानी कि ऋणात्मक विभव आगे बढ़ाएंगे या उसके मान में वृद्धि करेंगे एनोड पर जो आपने लगाया है, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो एनोड पर पहुंच रहे थे उनकी संख्या घटती जाएगी और प्रकाश विद्युत धारा का मान भी कम होता जाएगा। इस कारण इस ऋणात्मक विभव जो आप आरोपित करते हैं उसको मंदक विभव भी कहते हैं, ठीक है। और एक निश्चित ऋणात्मक विभव जिसको हम दर्शाते हैं V0 से, इस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस अवस्था में एक भी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच रहा होता है, ठीक है। और इस अवस्था में जो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो निरोधी विभव द्वारा प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है। आज के लिए यही, धन्यवाद।